नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आप सभी के लिए आज बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, वो भी नेशनल हाईवे 33 की। रवि शर्मा जब ट्रक ड्राइव कर रहा था रात के अंधेरे में, फिर अचानक बारिश शुरू होती है। एक अजीब सा आदमी उसे दिखता है जो शायद लिफ्ट मांग रहा था। इंसानियत दिखाते हुए मैंने उसे ट्रक में बैठने को कहा और जब मैंने उसे ट्रक में बैठाया तो तब से रहस्यमय घटना शुरू हो गई। उस आदमी की परछाई दिखाई नहीं देती और ट्रक भी मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैसे ही रवि डर के मारे पसीना पसीना होता है, वो आदमी एक मुस्कान के साथ गायब हो गया और अंत में एक ढाबे पर पहुंचकर उसको पता चलता है कि उस आदमी को कई लोग देख चुके हैं, ऐसा दावा करते हैं। लेकिन आज तक जिसने भी उस आदमी को देखा वो जिंदा नहीं लौटा। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी। इस डरावनी रात ने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि डर की कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, किसी बिना समय बर्बाद किए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी होती है रात के करीबन 11 बजे। मैं रवि शर्मा अपने ट्रक को लेकर NH33 पर चल रहा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। लेकिन मुझे घर जल्दी जाने की थी क्योंकि कई दिनों से मैं लंबा सफ़र कर रहा था। अचानक सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़े में एक आदमी खड़ा था। वो बारिश में भीग रहा था। शायद उसके हाव भाव से लगा मुझे कि उससे लिफ्ट की ज़रूरत होगी। मैंने ट्रक को रोका और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? उसने धीरे से कहा, बस आगे छोड़ देना भैया। उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, लेकिन थकान की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इंसानियत के नाते मैंने उसे बैठने दिया। वो ट्रक में चढ़ा और चुपचाप बैठ गया मेरे बगल वाली सीट में। सफ़र फिर से शुरू हुआ। चुपचाप खामोशी थी, बहुत ज़्यादा खामोशी थी। वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा था। मैं तो अपने थकान की वजह से बिल्कुल सहम सा गया था। लेकिन मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो सीधे आगे देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बातचीत शुरू की, कोशिश की। उसने धीरे से कहा, बस यहीं पास से। और जाना कहाँ है आपको? बस यहीं आगे। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। सीट पर बैठा वो आदमी शीशे में नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरी आंखों से मैं उसे देख सकता था। पसीना मेरे माथे पर छलका। मैंने दोबारा देखा, अब भी उसका अक्स शीशे में गायब था। मैंने ट्रक का एक्सीलेटर अपने आप दबाने लगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। मैं ब्रेक दबा रहा था लेकिन वो काम नहीं किया। अचानक उस आदमी ने एक अजीब सी हंसी उसकी गूंजती है, हंसी जो मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरी उंगली स्टीयरिंग पर जम गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल में वो आदमी गायब हो चुका था। ट्रक में अब सिर्फ मैं था, मगर एक अजीब सी गंध पूरे केबिन में फैल चुकी थी। सड़ी हुई लाश जैसी गंध। मेरी हालत खराब हो चुकी थी और घुटन भी हो रही थी अंदर। मैं पसीने से भीग चुका था, दिमाग सुन्न हो चुका था। ट्रक अचानक झटके से धीमा हुआ और हड़बड़ाकर मैंने ब्रेक दबाने लगा। तभी सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया जहां रोशनी जल रही थी। मैंने ट्रक को रोका और किसी तरह नीचे कूदा और ढाबे की तरफ भागा। जैसे ही मैं
वहाँ के लोगों तक पहुँचा। फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, इतने क्यों घबराए हुए हो। मैंने उन लोगों की पूरी घटना बताई, पूरी बात बताई। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। इस रास्ते पर कई लोगों ने उस आदमी को देखा है, मगर जिसने उसको देखा वो आज जिंदा नहीं है। मैं ढाबे में भागते हुए अंदर पहुंचा। मेरी सांस फूल रही थी और शरीर कांप रहा था। घड़ी देखी, रात के 11:45 हो चुके थे। ढाबे के अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर और आसपास के लोग बैठे थे। मैं सीधे काउंटर पर गया और कांपते हुए पानी मांगा। एक आदमी जो उम्र से मुझसे बड़ा लग रहा था, गौर से मुझे देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों सफेद या पीला पड़ गया है। मैंने पानी की 2 घूंट ली और लड़खड़ाती आवाज में बोला, सड़क पर वो आदमी, वो ट्रक में है। ट्रक में मेरे साथ बैठा था, फिर गायब हो गया। इतना बोलते ही मेरा गला सूख रहा था और दिल भी जोर से धड़क रहा था। ढाबे में बैठे लोग मेरी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में अजीब सा अनुभव झलक रहा था, उन्होंने लंबी सांस ली और बोला, बेटा तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी है। बहुत कम लोग हैं जो जिंदा बचकर आते हैं। जिसने भी उस आत्मा को देखा वह आज तक जिंदा नहीं लौटा अपने घर। मैंने बोला, अच्छा। फिर मैंने घबरा कर पूछा, कौन है वो और ये सब क्या है। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और धीमे से बोला, बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में सफ़र कर रहा था। किसी ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दी थी, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद एक एक्सीडेंट हुआ और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है, लिफ्ट मांगता हुआ सफ़ेद कपड़ों में, और फिर अचानक गायब हो जाता है। कई तो सीधे हादसे के शिकार हो चुके हैं, तो कुछ आज तक कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं हैं, और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला। मैंने कांपते हुए कहा, मगर मैंने उसे देखा था, मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया था, फिर वो गायब हो गया। और ट्रक में अजीब गंध आ रही थी। ढाबे के बाकी लोग भी मुझे ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे और देख रहे थे। एक और आदमी जिसकी उम्र करीब 85 की होगी, उसने कहा, भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक ड्राइवर रमेश को भी ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन उसकी कहानी तुमसे अलग थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। ढाबे की रोशनी थोड़ी मध्यम हो रही थी और बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैं अभी भी सदमे में था, लेकिन रमेश की कहानी सुनने की हिम्मत जुटाई। क्या हुआ था रमेश के साथ, मुझे बताइए। उस आदमी ने सिगरेट सुलगा लिया, एक लंबा कस लिया और धीरे से बोला, रमेश भी ट्रक ड्राइवर था तेरी तरह। वो भी NH-33 पर अकेला सफ़र कर रहा था। जब उसे वो आदमी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दिया, रमेश ने उसे लिफ्ट दी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रक का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया। हेडलाइट बंद हो गई, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, और तो और ट्रक जोर जोर से झटके खाने लगी। सांस रोककर मैं सुन रहा था। रमेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वो आदमी अब ट्रक के बाहर खिड़की के साथ हवा में उड़ रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रमेश चीख पड़ा उस आत्मा को देखकर और अपने ट्रक को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ट्रक अचानक किसी चीज से टकरा गई। मैंने घबरा कर पूछा, फिर क्या हुआ? उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा, सुबह जब लोगों ने रमेश के ट्रक को देखा तो वो एक बड़े पेड़ से टकराया हुआ था। एक बहुत जोरदार टक्कर हुई थी ट्रक और उस पेड़ के बीच में। ट्रक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। रमेश अंदर नहीं था,
पुलिस को सिर्फ ट्रक के अंदर खून के धब्बे मिले, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। आज तक किसी को नहीं पता कि रमेश कहाँ है, उसके साथ उस रात क्या हुआ था। ढाबे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई उनकी ये कहानी सुनने के बाद। लेकिन कुछ ही देर में हवा तेज हो गई और बाहर कहीं दूर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ आती। मेरी उंगली ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, क्या अब भी वो आदमी यहीं दिखाई देता है? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, कभी कभार, और शायद तू अगला हो। मेरे शरीर पूरा कांप गया बुजुर्ग की बात सुनकर। ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन अचानक हवा तेज हो चुकी थी। ढाबे की ट्यूबलाइट अब भी टिमटिमा रही थी, जैसे कभी भी बंद हो सकती है। अंदर बैठे बाकी ड्राइवर भी मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 12:15 हो चुके थे। मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब अगला? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में झांका और गहरी आवाज में बोला, जिससे वो दिखता है वो कभी बच नहीं सकता। या फिर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और सिर झुका लिया। मेरा गला सूख चुका था। मैंने जल्दी से पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। फिर अपनी जेब से रुमाल निकाला और पसीना पोंछा। तभी एक और ड्राइवर, जो अब तक चुप बैठा था, धीरे से बोला, भाई तेरा ट्रक अब भी बाहर खड़ा है ना? मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने ट्रक को वहीं छोड़कर अंदर भागा था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन ट्रक वहीं था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। उसकी हेडलाइट धीमी धीमी जल रही थी, जैसे कोई बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन मैंने तो लाइट बंद करके आया था, चाबी मेरे पास है। इतना ही सोचते मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जाकर देखता हूँ, मैंने कांपती आवाज में कहा बुजुर्ग को। बुजुर्ग ने मेरा हाथ तुरंत पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। तभी आवाज आई। बुजुर्ग ने बोला, मत जा। उसने फुसफुसाना शुरू किया, रात के 12:30 बजे से पहले बाहर मत निकल। मैं चौंक कर पूछा, क्यों? बस एक ही शब्द कहा, मत जा। ढाबे के बाहर अब भी सन्नाटा है। बाहर हवा ठंडी चल रही है। कहीं दूर उल्लू बोला और कुत्ते भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मेरी नज़र एक खिड़की से बाहर सड़क पर पड़ी और वहां पर वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल सड़क के किनारे ट्रक के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काला रंग, काली आंखें, पूरी तरीके से सफ़ेद होठ हिल रहे थे और मेरी तरफ देख रहा था। मेरा पूरा शरीर जकड़ लिया हो किसी ने। मैं चीख भी नहीं पाया। बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाना तेज कर दी और अपनी नज़र फैला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी सांसें अटक गई। पूरी कोशिश करने के बावजूद मैं अपनी नज़र सामने से हटा नहीं पाया। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे ट्रक के पास, जैसे मेरा लौटने का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें सफ़ेद थी, सीधे मेरी आंखों में घुसी जा रही थी। जैसे जैसे मैं उसको देखता, मेरा पूरा शरीर सुन्न होता गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग बंद हो गया, जैसे मैंने धीरे धीरे किसी गहरे अंधेरे में गिरता जा रहा हो। बुजुर्ग ने मेरा कंधा झिंझोरा और कहा, मत देख उधर, मत देख। उसकी तरफ उसकी आवाज़ एकदम धीमी थी, लेकिन उसमें एक डर साफ झलक रहा था। मैंने झटके से अपनी नज़र फैला दी, मोड़ ली और तेजी से अपनी आंख बंद कर ली। लेकिन मेरा दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरा छाती फाड़ कर निकल जाएगा। मैंने धीरे से अपने कान के पास
कान को बंद कर ली। कुछ मेरी तरफ अभी अजीब निगाहों से देख रहा था। बुजुर्ग अब भी मेरे पास था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, अब क्या होगा? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और बोला, तेरा पीछा अब वो नहीं छोड़ेगा। उसे जिस किसी की आंखें मिल जाती है उसे वो अपने साथ ले जाता है, पर एक तरीका है जिससे तू बच सकता है। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या रास्ता है, बताइए प्लीज। बुजुर्ग बोला, 12:30 बजे तक तुझे इस ढाबे से बाहर नहीं जाना है। तू बाहर नहीं निकलेगा तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। चाहे कुछ भी हो जाए तो चुपचाप इसी ढाबे में बैठेगा। तू मुड़कर मत देख अपने ट्रक की तरफ। तू यहाँ से मत निकल, 12:30 बजने का वेट कर। लेकिन मेरे हाथ अब भी ठंडे हो चुके थे। घड़ी की तरफ देखा, रात के 12:20 हो चुके थे। बाहर हवा का तेज होना एक चेतावनी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। ढाबे के दरवाजे की खिड़कियां हल्के हल्के हिल रही थी और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। हर मिनट मेरे लिए भारी लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा होकर सांसें ले रहा हो। मैंने धीरे से चारों तरफ देखा। ढाबे के कोने में एक परछाई थी। वो हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी। रात के 12:28 हो चुके थे। बुजुर्ग ने मेरा हाथ दबाया और धीरे से कहा, बस 2 मिनट और, कुछ भी नहीं होगा, बस 2 मिनट रुक जा, पीछे मत देखना। अचानक ढाबे की लाइट झपकने लगी, सब कुछ धुंधला लगने लगा और फिर मैंने वही सुनी ठंडी डरावनी चीख, दिल को चुभने वाली चीख। मुझे महसूस हुआ कि कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा है। मेरे शरीर में अजीब सी झुनझुनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा हो और मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ढाबे की लाइट अब लगातार टिमटिमा रही थी और हवा भी तेज हो गई। मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो 12:29। बस 1 मिनट और, लेकिन इस 1 मिनट में मेरी हालत जैसे खराब होने लगी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ अब भी कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगली ठंडी पड़ चुकी थी, उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। और तभी ढाबे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा माहौल घनघोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवा की तेज आवाज और उस भयानक हंसी की गूंज मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई मेरे ठीक पीछे था, मेरी गर्दन के इतने करीब था कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। मुन्ना मत, बुजुर्ग ने फिर से बोला, चुपचाप बैठा रहे। अब वो भी डरी हुई आवाज में बोला। मेरी उंगली मेज की तरह पर कसकर और मैं जमीन से चिपका हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, रवि मेरी आंखों में देख। ये आवाज़ सुनकर मेरी आंख फैल गई। ये आवाज़ मेरे छोटे भाई संजय की थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा भाई यहाँ इस वक्त नहीं हो सकता, यह कैसे हो सकता है? मेरा भाई तो पटना में रहता है। रवि इधर देख, आवाज़ आई और करीब से आवाज़ आई। मेरे दिमाग में जैसे चेतावनी दी, ये असली नहीं है, ये कोई धोखा है। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ अब भी मेज पर जमे हुए थे और फिर थक 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 ढक 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 आवाज़ आने लगी। बाहर से दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पूरा ढाबा जैसे कांप गया। लोग सहम गए। एक आदमी ने डर से अपनी आंख बंद कर ली। मैं अब भी अपनी जगह पर जमा रहा।
लेकिन घड़ी देखी तो 12:30 बजे और अब अचानक लाइट वापस आ गई। सब कुछ शांत हो गया, हवा भी जैसे थम गई। वो हंसी, खटखटाने की आवाज़, सब कुछ गायब हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जा, अब तू जा सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा दरवाजे तक पहुंचा। मैंने ढाबे का दरवाज़ा खोला। बाहर वही सड़क थी, वही ठंडी हवा, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैंने बुजुर्ग की बात याद रखी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कदम बढ़ाए, 1 2 3, लेकिन तभी मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, रवि। इस बार आवाज़ और भी जानी पहचानी थी। ये तो मेरी माँ की आवाज़ थी। मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ की आवाज़ इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो पटना में रहती है और अभी तो मैं उनसे कुछ घंटे पहले ही फ़ोन पर बात करी थी। लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बचपन में सुना करता था, नरम पर धीरे से दिल में उतरने वाली। रवि, इधर देख, आवाज़ आई और करीब से आई। मुझे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। दिल इतना तेज से धड़क रहा था कि ऐसा लगता कि दिल फट जाता, सीने से बाहर कूद जाएगा मेरा दिल। बुजुर्ग की आवाज़ फिर गूंजी। वो अब भी ढाबे के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने खुद को संभाला, दिमाग में कह रहा था कि यह सब एक धोखा है, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि एक बार पलट कर देख लूं, शायद सच में मेरी माँ हो। अगर वो किसी मुसीबत में हो तो मैं उनकी मदद कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पैर कांपने लगे, हाथों में पसीना आने लगा। मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ये असली नहीं हो सकती। मैंने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। मेरे ट्रक की दूरी अब सिर्फ 10 कदम की रह गई थी। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे हर झोंकों के साथ कोई फुसफुसाने की आवाज़ हो। और वो फुसफुसाने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, रुक जा, जरा सा देख तो ले। मैंने अपने कान बंद कर लिए। 5 कदम और 3 4 3, लेकिन तभी, बेटा तू मुझे छोड़कर जा रहा है। ये वही आवाज़ थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द था, जैसे सच में मेरी माँ बोल रही हो। मेरे कदम ठिठक गए, पूरा शरीर झिरझोर हट गया। मेरा शरीर, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज़। क्या करूँ? अगर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बर्फ जैसे ठंडी उंगली, बिल्कुल सूखी हुई, सख्त। मेरी पूरी ताकत जैसे ख़त्म हो गई। मैं जहाँ था मैं वहीं जम गया। रवि, अब आवाज़ मेरे ठीक कान के पास थी। सांस भी मैं ले रहा था। मैं अपने गर्दन पर किसी की सांस को महसूस कर सकता था। मेरा शरीर सुन्न होता गया। अब मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरे हाथ पैर, दिमाग, सब कुछ काम करना बंद कर दिया सबने। तभी ट्रक का हॉर्न जोर से बजा। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरा पूरा शरीर झटके से हिल गया। मैं घबराकर ट्रक की तरफ भागा और बिना रुके दरवाज़ा खोला, अंदर कूदा और धड़ाम से कूदा। दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ स्टीयरिंग पर रखे, लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने इंजन को स्टार्ट किया, ट्रक के शीशे बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे पाया मुझे। और फिर मैंने उसे देखा। ट्रक के सामने, ठीक मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, काला चेहरा, पूरी सफ़ेद आंखें, होठ हिले बिना सीधे खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने तो जोर से चीखी और
चीखने की तो कोशिश की लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और मुस्कुराया और अगले ही पल वो ट्रक के अंदर था। मेरी सांसें जैसे रुक गई। वो अब ट्रक के अंदर था, मेरे बगल वाले पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ, बिल्कुल चुपचाप, बिना कोई हरकत किए। लेकिन उसकी सफ़ेद आंखें अब भी मुझ पर जमी हुई थी, जैसे कुछ वो कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। लेकिन मेरी भी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। ट्रक का इंजन चल रहा था लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब कहाँ जाऊँ रवि, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बिना किसी भाव के मैं तो हिल गया। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। एक तो बगल में बैठा वो भयानक साया और कान में गूंजने वाली आवाज़। मैं बस सामने देखता रहा। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन अजीब बात थी, सामने कुछ दिख नहीं रहा था। कोई सड़क नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, बस अंधेरा, डरावना अंधेरा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से गियर बदलना चाहा और ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्लच और एक्सीलेटर पर मेरे पैर जम गए थे। रवि, भाग क्यों रहा है? उसकी आवाज़ अब और करीब से आई। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा सिर घुमाया, वो अब मेरी सीट के बगल से झुककर बैठा था। उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं, आवाज़ अब भी गले में अटकी हुई थी। तू नहीं बचेगा, उसके होठ हिले, लेकिन आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक ट्रक के अंदर अजीब चीज़ होने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया, फिर तेज हुआ, फिर कम हुआ, रेडियो बंद हुआ, फिर चालू हुआ। जैसी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हो। हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ जाती, कभी स्लो हो जाती। ट्रक के शीशे पर किसी ने बाहर से जोर से हाथ मारा। मैं डर से कांप गया। शीशे की तरफ देखा तो कोई बाहर खड़ा था, लेकिन ये कौन था? वो आदमी जो मेरे साथ ट्रक में था या कोई और? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने हिम्मत करके, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तभी ट्रक के शीशे पर कुछ उभरने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अपने नाखून से शीशे पर कुछ लिखा हो। अब तू नहीं बच सकता। मेरे हाथ पैर बेजान हो चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, एक्सीलेटर पर पैर रखा और पूरी ताकत से दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक की रफ्तार पकड़ी, एक जोरदार झटका लगा और किसी चीज़ से ट्रक टकरा गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सब कुछ अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ गूंज रही थी। मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। सिर में भयानक दर्द भी हो रहा था, जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो मेरे सिर पर। धीरे धीरे मुझे होश आने लगा, लेकिन अब सब कुछ धुंधला था। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें ट्रक के शीशों पर गिर रही थी। मुझे कुछ महसूस हुआ कि मैं अब अपनी सीट पर ही था, लेकिन कुछ अलग था, कुछ सही नहीं था और कुछ सही नहीं भी लग रहा था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा। ट्रक अब भी सड़क पर था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन सामने की सड़क वैसे नहीं लग रही थी जैसे पहले थी। मैंने चारों ओर देखा, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ढाबा नहीं था। सड़क के किनारे पेड़ पर मेरी ट्रक रुकी हुई थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:45 हो चुके थे। इतना वक्त कैसे बीत गया? आखिरी बार जब मैंने देखा था तो मैं 12:30 बजे ट्रक के अंदर था। मेरे अंदर अजीब सा डर
उठने लगा। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। शरीर अब भी बेजान लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे से नीचे उतरा। ट्रक के चारों ओर देखने लगा और फिर मैंने उसे देखा। वो सड़क के किनारे खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, भावनाहीन भावना चेहरे पर और सफ़ेद आंखें। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था, उसके पीछे और भी लोग खड़े थे। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 लोग सफ़ेद कपड़ों में, सबका चेहरा एक जैसे, और कोई भी हिल नहीं रहा था। सब के सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, तेज सांसें हो गई। मैंने एक कदम पीछे लिया और तभी उन सब ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था उनको देखकर। मैं अपने आप में बुदबुदाने लगा और एक आवाज़ आई, अब तू भी हमारे साथ चलेगा रवि। उनकी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शब्द नहीं बोल रहा, मेरी जान ही निकाल लेगा। फिर भी वो आवाज़ अंदर तक चुप रही थी। मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा और ट्रक के दरवाजे की तरफ भागा। ट्रक का दरवाज़ा खोला, अंदर कूदा और ज़ोर से बंद कर लिया। हाथ पैर काँप रहे थे। ट्रक स्टार्ट किया, इंजन गड़गड़ाहट गूंजी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक रफ्तार पकड़ चुका था। मैंने शीशे से पीछे देखा, वो सब अब भी सड़क पर खड़े थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे धुंधले धुएं में गुम हो रहे थे। लेकिन तभी मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मेरी गर्दन के ठीक पीछे कोई बैठा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी उंगली स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, लेकिन अब उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा। कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा था। कौवे की आवाज़ भी आ रही थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी, बर्फ़, ठंडी बर्फ़ जैसी। अब मेरी आंखें मिरर पर जमी हुई थी। वो परछाई धीरे धीरे और साफ होने लगी थी। कौवे की आवाज़ भी आ रही थी कहीं से। मैंने महसूस किया कि कुछ पल जो पहले लोग सड़क पर खड़े थे, अब वो सड़क पर नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। लेकिन अब मेरे में कोई ताकत नहीं बची थी। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा। कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा था। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी थी। मैंने महसूस किया कि कुछ पल पहले जो लोग सड़क पर खड़े थे, उनमें से कोई अब मेरे ट्रक के अंदर था। तभी इतनी धीमी आवाज़ कि मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया हो। इस बार आवाज़ जानी पहचानी थी। ये आवाज़ मेरे पिताजी की थी। मेरी सांसें रुक गई। पिताजी, लेकिन पिताजी तो 6 साल पहले गुजर चुके थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन जितना मैंने देखा उतना ही मेरे दिमाग ने मुझे चेतावनी दी, मत देख, मत देख। मेरा शरीर भी ठंडा हो चुका था। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। हेडलाइट के सामने सिर्फ सड़क दिख रही थी और गाड़ियां नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस नहीं। और अंधेरे में खुद को बार बार समझाया, ये सब दिमाग का खेल है, ये सब असली नहीं हो सकता, ये सब भ्रम है। लेकिन फिर कुछ हंसी की आवाज़ आई, धीमी सी लेकिन डरावनी हंसी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तेजी से ट्रक रोका और बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बहुत तेज चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3:10 हो चुके थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने ट्रक की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, लेकिन मुझे एहसास हो चुका था कि अब मेरा ट्रक नहीं रहा। मेरे पैर जैसे ज़मीन पर जम चुके थे। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक
वो ट्रक स्टार्ट हुआ। उस भूत ने वो ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से बढ़ाया और मुझे कुचलता हुआ आगे चला गया। कुछ समय बाद मुझे होश आया तो मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा शरीर नीचे गिरा हुआ था और मैं आत्मा के रूप में था। अब बाकी लोग भी अब मेरे साथ आ गए थे। उन्होंने कहा कि रवि, अब तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, आओ। और इसके बाद मैं उनके साथ उनके ग्रुप में शामिल हो गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और बहुत ज़्यादा भयानक कहानी एक ट्रक ड्राइवर की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय और गुड नाइट।